और शांति कुंज का आयनोस्फीयर देखें तो शांति कुंज का बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां प्राणवायु ज्यादा है, जीवनी शक्ति ज्यादा है, जीवन के लिए सपोर्टिव उसमें मिनरल्स ज्यादा है। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज है। आयनोस्फीयर मतलब हमारे जीवन यापन के लिए जो जो हमें चाहिए वो प्रकृति हमें प्रदान करता है, वो आयन। और एक बहुत मधुर सा माहौल, सुखद सा अनुभव होता है। क्यों? वहां का एनर्जी स्फीयर बड़ा पॉजिटिव होता है। और तीसरा होता है, जैसे गुज्जर खाने में जाएं, कब्रिस्तान में जाएं, तो होता क्या है, मन बेचैन होता है, भागने का मन करता है। स्मशान घाट में जाएं तो मन पता नहीं क्यों तनावग्रस्त, भयग्रस्त, एक निराशाग्रस्त हो जाता है। क्यों? एनर्जी स्फीयर है। सबसे बाहर यानी कि सबसे सूक्ष्म एक लेयर होता है जिसे हम आइडियोस्फीयर कहते हैं। जैसे हम सोचते हैं मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, लेकिन होता क्या है, विचार हमारा नहीं होता है। उस विचार को अवतरित करने के लिए अपने मस्तिष्क की पात्रता अपनी होती है, विचार अपने नहीं होते। तो जैसे पात्रता मस्तिष्क की, वैसे विचार आकर्षित होते हैं। जैसे अभी हम चर्चा सत्संग कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, और चाहे नेगेटिव विचार हमें घर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अच्छे विचारों की एक स्फीयर बना हुआ है, एक सघन औरा कवच बना हुआ है। तो तनाव जब होता है ना, तो आचार्य श्री ने लिखा है एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। मान लीजिए आप तनावग्रस्त यहां बैठे हुए हैं, तो आसपास इतने 6-7 लोगों के एटमॉस्फेयर खराब, आप बोले नहीं, शब्द नहीं निकला, लेकिन आपकी उपस्थिति ही वो एक ऐसा नेगेटिव परिवेश बना देगा, ऐसा हो जाता है। तो आयनोस्फीयर भी बिगड़ जाता है और एनर्जी स्फीयर भी बिगड़ जाता है। जैसे आप अपने चैम्बर में बैठे हैं, बहुत गुस्से में बैठे हैं, आपका एक स्टाफ कॉलिग्स आया, आपसे बोला नहीं, हंसते हुए आया था, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मुख लटकाते हुए जाता है। क्यों? वहां का एनर्जी स्फीयर खराब हो जाता है। और आइडियोस्फीयर भी, आइडियोस्फीयर का मतलब होता है हमारे पास मोबाइल सेट है ना, जिस कंपनी का सिम कार्ड हम डालते हैं उसमें उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। अब हम सोचें एयरटेल का सिम डला हुआ है और एयरसेल का फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा? नहीं। तो सेल सीधा जो मोबाइल सेट की तरह हमारा मस्तिष्क काम करता है, और उस फ्रीक्वेंसी, उस मोबाइल जो नेटवर्किंग का फ्रीक्वेंसी है, सेम ऐसा ही हमारे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी है जो तनाव तय करता है। तो जो हमेशा तनावग्रस्त रहता है ना, इसके चारों स्फीयर बिगड़ जाते हैं। तो आयु क्षय, सुख क्षय, संबंध क्षय और जीवन क्षय होता है। गुरुदेव ने लिखा है जब तनाव का हम क्या होते हैं, तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। सुख भी गया, आयु भी गया, स्वास्थ्य भी गया, और संबंध भी गया। कई सारे कारण हैं तनाव के, लेकिन सबसे सर्वमान्य कारण आपको हम बताते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। उससे पूर्व एक और स्लाइड, हमें तनाव होता क्यों है, साइको स्पिरिचुअल मैकेनिज्म से देखिए, साइको फिलोसॉफिकल। देखिए ये एक चार्ट है, सबसे बाहर शरीर है। देखिए हम 7-7.25 अरब लोग दुनिया में हैं, और सबका अलग अलग है। एक ही माता पिता के संतान भी भिन्न भिन्न। अद्भुत है ना, अद्भुत है। और किसी का सांवला, किसी का गोरा, किसी का स्मार्ट, किसी का कम स्मार्ट, किसी का सुंदर, अपना अपना संरचना, अपनी अपना स्वरूप है ना। ये सब शरीर का खेल है। इसके पीछे एक सेंसरी ऑर्गेन्स है जिसे हम इंद्रिया कहते हैं। इंद्रिया सेम उसी तरह है, ये कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में जो तार है ना, हमारे पास कंप्यूटर भी है और प्रोजेक्टर भी है, तार हटा दे तो ये प्रोजेक्शन होगा। नदी में जो बिजली है पानी में बह रही, हमारे ये प्रकाश तक पहुंचने के लिए तार काम कर रहा है ना। उसी तरीके से इस शरीर से दुनिया, भीतरी दुनिया को जोड़ने के लिए ये सेंसरी ऑर्गेन्स काम कर रहा है। उसके पीछे क्या है, अंदर मन है। मन एक ऑपरेटर की तरह है। कैसा ऑपरेटर? जैसे आपके ऑफिस के एचआर है। कैसा ऑपरेटर? जैसे एक लैपटॉप का ऑपरेटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटर? अपने घर के अभिभावक पिताजी की तरह। ऑपरेटर मतलब सारे उस तंत्र को देखता है। और मन के अंदर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? ये 3 है ना, शरीर, इंद्रिय और मन, जो जो काम करती है, जो जो सूचना, जानकारी, संवेदना, संकेत, रंग, उपरंग, जो भी इनपुट्स लेता है उसको विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, और अपने लाभ हानि, तेरा मेरा, अपना और दूसरे का, स्वार्थ परमार्थ, पेट, कुल, संस्कार, पितृ, स्थान, वातावरण के प्रभाव से निर्णय दे देता है। और देखिए ये काम एक निमेष में होता है, एक क्षण में होता है, इतना जल्दी होता है। और इसके अंदर एक और दुनिया है जिसे हम साइकी कहते हैं, चित्त कहते हैं। चित्त सबसे अंदर है। जैसे ये लैपटॉप की मेमोरी है,
जैसे हमारे अनुभूति का गांठ है, चित्त है। तो उसमें क्या है, ये 4 आयाम है, शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि। जो जो घटना घटाती है उसमें जो जो घटना घटित होता है उसको अंकित करता है, लिखता है हमेशा। जैसे मान लीजिए आप मित्र ने बहुत अच्छा सोचा एक दिन किसी मित्र के लिए, उसका तो अच्छा हो जाए, फिर दोबारा सोचा नहीं वो तो बहुत खराब आदमी, वो तो उसको तो नाश हो जाए, वो सत्यानाश हो जाए। दोनों सोचा ना, अभी भूल गए आप, आपके मानस में नहीं है, लेकिन जो सोचा वो चित्त में अंकित है, कभी नहीं मिटता। जब वो पकता है, फलता है, फूलता है, जब बाहर निकलता है, उसी को कर्म फल कहते हैं, भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। इसलिए देखिए हम भारत में जन्म लिया, इसलिए कि भारत में जन्म लेने की पात्रता चित्त में है। इसके अंदर एक और चीज है, ईगो। जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उस सब का स्वाद लेने वाला कौन होता है, देखने वाला कौन? दृष्टा, भोक्ता, ज्ञाता, जानकार, कर्ता कौन है? अभिकर्ता कौन है? जैसे कभी कभार हम मिर्च खा लेते हैं, तीखा लगता किसको है? जीव को। लेकिन तीखापन का जो अनुभूति करने वाला कौन होता है? ईगो। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने के लिए आपका कान और आंख सहयोगी है, लेकिन गुस्सा, क्रोध आता किसको है? ईगो को है ना। अर्थात जो जो घटना घटित होते हैं उसका जानकार, उसका भोक्ता ईगो है। देखिए, और ईगो के भी अंदर एक सेल्फ है। सेल्फ ऐसा है, बड़ा अद्भुत है। कैसा अद्भुत? अभी हमारे पास देखिए माइक्रोफोन है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, ये जिम है। लाइट चली जाए अभी, इनका क्या अर्थ होगा? कुछ नहीं अर्थ, पर प्रयोजन ही नहीं है। ईगो जी, ईगो आप दोबारा से बताएंगे? पहले एक फॉर्मेट बताऊं, फिर लास्ट में आप। अब देखिए उसके भी पीछे एक सुप्रीम सेल्फ है जो अनंत है। जैसे देखिए बिजली, अब ये बिजली है ना, कहां है बिजली? वहां दिखना चाहिए, वहां है बिजली, लेकिन वहां कहां से आ रही? वहां स्विच बोर्ड से। वहां कहां से आई? बाहर ट्रांसफार्मर से आई। ट्रांसफार्मर में कहां से आ रही? पावर हाउस, प्लांट से आया, पावर हाउस से आया, पावर हाउस में प्लांट से आया, प्लांट में नदी से आ रही है, और नदी में कहां से आई? उसके उद्गम से आया ना। उद्गम कहां है? प्रकृति में है। प्रकृति किसने बनाया? बनाने वाले सत्ता ने बनाया होगा, और उसको चलाने वाला कौन है? एक परात्पर ब्रह्म होगा। अरे उस ब्रह्म को भी देखने वाला कोई अक्षर अंतिम ब्रह्म होगा ना। देखिए एक सूक्ष्म चीज का भी उद्गम वहां तक होता है, तो मनुष्य जीवन कहां से निकला होगा, और कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा उद्गम होगा। अब तनाव क्यों होता है हमें? तो योग कहता है हम जीते हैं बस इसमें और इसमें, देखते हैं शरीर को और इंद्रियों के स्वादों को, और कुछ नहीं दिखता। परिणाम में हमें तनाव मिलता है। देखना क्यों, कहां चाहिए? इसकी तरफ देखना चाहिए, तब तनाव धीरे धीरे कम होता है। इसलिए महापुरुष, शीर्ष पुरुष, सफल पुरुष देखिए हमेशा इसमें कम जीते हैं, इसमें ज्यादा जीते हैं। जीने का लेवल इधर है। देखिए हमें आकर्षण करता क्या है? रंग, रूप, उसका चमक, उसकी क्या, उसका रंग, शरीर का रंग, रूप, और उसके त्वचा। क्या पता उनके ईगो बहुत खतरनाक है। सबसे सुंदर एक उपाय है कि हम जितना अंदर आके जीना सीखें उतना तनाव कम होता है। तो ईगो की बात आई थी। ईगो इन सब का करता है, ऑब्जेक्ट है, अर्थात सारी सूचना, जानकारी, घटनाक्रम का साक्षी ईगो ही होता है। अर्थात सबसे आसान तरीका, जैसे ईगो का उदाहरण, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब जरा बताइए मोबाइल किसकी है? आप कहेंगे मेरा। कहेंगे भाई साहब जो हाथ है ना आपके साथ, ये किसका है? ये भी मेरा है। फिर हम आप आगे पूछेंगे भाई साहब ये पैर आपके साथ जो जुड़ा हुआ है किसका? मेरा है। आप कहेंगे ये चेहरा किसका है? भाई साहब ये भी मेरा है। तो देखिए सब मेरा है, मैं तो आया ही नहीं। आया जो मैं जहां पर रहता है वो ईगो है। अभी तक मैं नहीं आया, केवल मेरा 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 आया है ना, तो मेरा तो निकल जाने वाला है। लेकिन जो मैं शब्द आएगा, अर्थात जहां मैं का जवाब प्राप्त होगा वही ईगो है। अर्थात मैं, हम कहते हैं ना मेरा नाम, मेरा ये, मेरा, लेकिन मैं शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, मेरा ज्यादा करते हैं। लेकिन जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं उस समय ईगो पर खड़े होते हैं। तो हमें स्ट्रेस क्यों होता है? अभी आप लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठे हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हमें स्ट्रेस क्यों होता है? तो एक सूत्र में हम कहते हैं व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, आलत्व, विकल्पवानी, वस्तुतत्वानी। स्ट्रेस के कारण, तनाव के
पूछेगा तो हम जवाब देंगे। भाई साहब, ऐसी नौकरी जहां केवल अटेंडेंस हो, कुछ भी काम करना न पड़े। गुरुदेव ने तो एक प्रवचन में कहा है, अधिकतर लोगों को पूछे कि आप अपने बहन या बेटी को कैसे घर में देना, कैसे कुटुंबियों को देना चाहेंगे, तो सारे कहेंगे ऐसा घर हो जहां बेटी को कुछ भी काम करना न पड़े। हमारी मान्यता क्या है, काम से जितना बचो उतना तनाव कम होगा, लेकिन शास्त्र कहता है, पतंजलि कहते हैं, जब जितना काम से बचना चाहें उतना हम तनाव से भी नहीं बच पाए। तो इसलिए गुरुदेव श्री राम शर्मा ने कहा है, हरामखोरी, काम चोरी, ये दो शब्द कहा है ना, उन्होंने किताबी लिखी है। आज के सबसे बड़ा अभिशाप हरामखोरी और काम चोरी को कहते हैं। तो इससे बचना चाहेंगे काम से, तो कर्म से बचने से कभी तनाव से दूर नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा कर्म के ही माध्यम से। आप देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम, विनोबा भावे, नेल्सन मंडेला, अभी नए टी नारायण मूर्ति देखिए, इन्फोसिस के मालिक हैं। अभी ये किरण मजूमदार देखिए, अभी इमर्जिंग लेडी है। आप अपने आसपास में देखिए, जो जितना कर्म से टिका रहे, कर्म में के माध्यम से आगे बढ़ा, उतना तनाव कम हुआ, जीवन सुखमय हुआ है। हमारे गुरुदेव आप सुनेंगे तो चौंकेंगे, उन्होंने 1990 जून 20 में अपने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के दिन, अपने शरीर समाधि लेने के दिन सुबह भी एक पुस्तक लिख के चले गए। हम लोग तो रिटायर के एक दिन बाद ही बुढ़े हो जाते हैं, ऐसे चलने लगते। लेकिन देखिए, गुरुदेव शरीर छोड़ना है 10 बजे और 7 बजे तक किताब लिख के चले गए। अर्थात कर्म से बचने पर कभी तनाव नहीं, तनाव जाने का सूत्र है ही नहीं। कर्म के साथ साथ तनाव शून्य जीवन है। फिर कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व और हडल्स, जितना द्वंद्व होना उतना तनाव होता है। आजकल तो द्वंद्व ही द्वंद्व है हमारे जीवन में। एवं टेलीविजन में हम लोग बैठे देखने के लिए, मन मानता ही नहीं कि यार कौन सा चैनल देखें, 1 सेकंड नहीं टिकता, फिर देखा दूसरा, फिर तीसरा। ये सोहम बाबा 2 महीने चला जाएगा, उसके बाद उसका अस्तित्व ही नहीं। लेकिन कितनी शक्ति ग्रास हुई, ऐसा होता है द्वंद्व। फिर वो कहते हैं मेंटल लेजीनेस, प्रमाद अर्थात ज्ञान गुण न सीखना, ज्ञान न लेना, वो भी क्या है, तनाव का कारण। तो लेकिन इसमें सांस को जोड़ना है। एक बार देखिए, आवाज ठीक है, पोजीशन तो जंपिंग का रहेगा। आपको फिर ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि जितना धक्के से स्ट्रोक मार के आप सांस बाहर फेंक सकें, उतना इसमें लाभ होगा। तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के एक ऑक्यूपेंट्स हैं, तो समय कम है, तो कभी कभार 2 मिनट में शरीर को वार्म अप करना है। कैसे करना है, तो आइए आपको बताते हैं। आइए स्टार्ट। देखिए, मुंह नहीं खुलना चाहिए और आवाज पूरे धक्के से निकलना चाहिए, जंप लगानी चाहिए पूरे। तभी सफाई होगी, तभी वार्म अप होगा, नहीं तो जंपिंग हो जाएगा। वो तो हम कहीं भी करते हैं। और थोड़ा मोशन लाना पड़ेगा और धक्के से। आइए, ट्रेन चली ही नहीं। देखिए, आप लोग शायद दिन भर के काम से थके हुए। एक बार चलिए, इसी स्पीड में करना है और तेजी से। देखिए, आप तो उछ रहे नहीं, तेजी से पूरा, थोड़ा सा आधा फीट जमीन में फासला होनी चाहिए, तेजी से और रैपिड और स्पीड। थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए, तब कुछ होगा। आवाज देखिए कैसे आता है। देखिए, अंतिम बार आगे वाला। देखिए, आप बैठ रियल सेल्फ है, एक शूडो सेल्फ है, एक शक्ली है, एक नकली है। सबका होता है, 2 सेल्फ होता है। जैसे जो रियल सेल्फ है कभी नहीं बदलता, और जो शूडो सेल्फ है हमेशा बदलता ही रहता है। जैसे कभी नहीं बदलने वाला हम इंसान है, कभी बदला है। हम बच्चे थे तो भी अपने बड़े को सम्मान करना चाहिए था, अभी भी हमें बड़े को सम्मान करना है, और मृत्यु पर्यंत भी हम अपने से बड़े के प्रति कृतज्ञ होना ही है। कभी बदला नहीं। जब बचपन था हमारा, तब भी भूख पर हम क्या भोजन करते थे। अभी जवान है, यौवन संपन्न है, कभी भूख पर हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो मृत्यु के अगले दिन तक भी खाना। ये न बदलने वाले रियल सेल्फ। तो बदलने वाले कितने सारे हैं, हमेशा बदलता है। जैसे आप लोग अपने ऑफिस को याद करें, जिस चैम्बर में, जिस चेयर में आप बैठते थे,
अभी आप यहां बैठे हैं और ज्यादातर वहां बैठे, चेंज हुआ ना। मान लीजिए आप अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, फिर सोचिए अपने पत्नी या पति के साथ बैठे हैं। अब जरा इसमें तुलना करें, कितना अंतर है। माता पिता के साथ जब बैठते हैं अलग भावदशा, अलग मनोदशा, अलग संवाद, अलग शब्द का प्रयोग। जब पत्नी या पति के साथ बैठते हैं पूरा बदल जाता है। बदल गया ना। अभी स्टूडेंट हो गए, ऑफिस में आप एचआर थे, मैनेजर थे, लीडर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे या सुपरवाइजर थे, ऑब्जर्वर थे, बदल गया। जब रास्ते में आप गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर हो गए, घर में पहुंच जाते हैं चाचा पापा मामा, अनेक रिश्ते के से संबोधित हो जाते, बदल गया ना शुरू से। और बदलने वाला देखिए, जैसे हम परिचय देते हैं, सबसे पहले अपना नाम बोलते हैं, उसके बाद पढ़ाई बोलते हैं, डिग्री, उसके बाद पद बोलते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये 4 परिचय हमारा है। लेकिन ये सब 4 तो शुरू है। जैसे कम से कम हम सब ग्रेजुएटेड है, बीए पास किए हुए हैं, एमबीए, बीबीए या ग्रेजुएशन सबने किया है और स्कूल लिविंग सबने किया है, अर्थात मैट्रिक सबने पास किया है। जिस समय हम परीक्षा दे रहे थे और पास हुए, उसी प्रश्न पत्र को अभी हम लाके बांट दें आपको, एमए का, बीए का और मैट्रिक का। अभी पास होंगे आप? हम पास होंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। केवल इम्तिहान भर के लिए पास होना था और जीवन भर उसको लेके चलते हैं, एमए पास, एमए पास, एमए पास, बीए पास, वो भी तो छलना है।